Hello everybody, I am Akriti Kuthala and welcome back to my channel. In today's lecture, we'll be discussing the subject steel structure design using limit state method. We'll start a new topic called tension members. The prerequisites for this subject are IS 800-2007 and steel tables of any standard publication. So far we've discussed in great detail an introduction to IS 800-2007. We've discussed bolted connections along with a few numerical problems and welded connections along with a few numerical problems. In today's lecture, we'll start with tension members. So what are tension members? A structural member subjected to tensile forces applied at its ends is called tension member. तो जब भी आप किसी मेंबर के ऊपर पुल अप्लाई कर रहे हैं, लेट्स से कि हमने ये मेंबर बनाया और इसके ऊपर हम टेंसाइल फोर्सेस या इन सिंपल वर्ड्स में पुल अप्लाई कर रही हूँ, तो उससे क्या होगा, इस मेंबर को क्या रेजिस्ट करनी होगी, ये टेंसाइल फोर्स को रेजिस्ट करना होगा, तो हम इस मेंबर को क्या बोलेंगे, टेंशन मेंबर. टेंशन मेंबर्स जो प्योर टेंशन लेते हैं उन्हें हम टाई मेंबर्स भी कहते हैं. सो दिस इज इम्पोर्टेंट क्योंकि न्यूमेरिकल्स में हमें जनरली दिया जाता है डिजाइन अ टाई मेंबर. सो टाई मेंबर क्या है, एक मेंबर जो डायरेक्ट टेंशन कैरी करता है. So it is an important word. The members and connections are so arranged that eccentricity in the connection and bending stresses on the member are not developed. तो हमें क्या क्या नहीं चाहिए अपने मेंबर में, हम नहीं चाहते कि एक तो हमारे मेंबर में eccentricity आए और दूसरा हम नहीं चाहते कि bending stresses इंट्रोड्यूस हो. तो हम चाह रहे हैं कि जो ये हमारा मेंबर है ये सिर्फ कौन सी फोर्सेस को रेजिस्ट करे, टेंसाइल फोर्सेस को रेजिस्ट करे. अगर बेंडिंग स्ट्रेसेस इंट्रोड्यूस हो जाते हैं तो कुछ पोर्शन ऑफ द मेंबर जो है वो कंप्रेशन में चला जाएगा और कुछ पोर्शन टेंशन में आ जाएगा, जैसे आपने आरसीसी बीम में देखा है. तो हम नहीं चाह रहे हैं अभी फिलहाल कि हमारा ये जो टेंशन मेंबर है उसमें बेंडिंग स्ट्रेसेस इंट्रोड्यूस हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा मेंबर सिर्फ क्या रेजिस्ट करे, टेंशन रेजिस्ट करे. इसेंट्रिसिटी में एग्जिस्ट ड्यू टू, अब इसेंट्रिसिटी नहीं चाहते हैं तो हमें रीजंस जानने होंगे कि किस वजह से इसेंट्रिसिटी आती है मेंबर में. तो मेंबर्स नॉट बीइंग परफेक्टली स्ट्रेट, तो अगर आपके मेंबर्स बिल्कुल सीधे नहीं हैं तो उसमें क्या इंट्रोड्यूस हो जाएगी, इसेंट्रिसिटी, अगर बकल्ड मेंबर्स हैं पहले से. फिर जो आप कनेक्शंस जब हम बनाते हैं, जैसे बोल्टेड कनेक्शंस है, वेल्डेड कनेक्शंस है, तो उससे क्या इंट्रोड्यूस हो जाती है, इसेंट्रिसिटी इंट्रोड्यूस हो जाती है. हम कोशिश करते हैं कि इसेंट्रिसिटी हम मिनिमाइज कर सकें. एलिमिनेट कुछ केसेस में कर पाते हैं, कुछ केसेस में एलिमिनेट नहीं कर पाते, पर इसेंट्रिसिटी आती है जब हम कनेक्शंस बनाते हैं. सो इफ इसेंट्रिसिटी एग्जिस्ट, अगर अब इसेंट्रिसिटी एग्जिस्ट कर रही है तो बेंडिंग स्ट्रेसेस को आपको कंसिडर करना होगा डिजाइन में, क्योंकि इसेंट्रिसिटी क्या प्रोड्यूस करेगा, मोमेंट्स प्रोड्यूस करेगा. मोमेंट्स की वजह से कुछ मोमेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो क्या इंट्रोड्यूस कर दें, बेंडिंग स्ट्रेसेस इंट्रोड्यूस कर दें. या फिर आप क्या कर सकते हैं, आपको जो नेट एरिया आप यूज कर रहे हैं, अगर बोल्टेड कनेक्शन है तो आपको बोल्ट होल्स का एरिया डिडक्ट करना होगा. ये हम बोल्टेड कनेक्शंस में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे नेट एरिया कैलकुलेट किया जाता है. तो जो मेंबर आप यूज कर रहे हैं, आप उसका जो नेट एरिया है उसे मॉडिफाई करेंगे ताकि इसेंट्रिसिटी क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए या फिर एलिमिनेट हो जाए, जो भी आप अचीव कर पाए. So, unlike RCC structures, tension members need special consideration in steel structures. अब RCC structures में हम ऐसे specifically tension members नहीं डिजाइन करते थे, वहां पे हम बेंडिंग स्ट्रेसेस के लिए बीम्स डिजाइन करते थे. तो यहाँ पे वो बोलता है कि स्टील स्ट्रक्चर में टेंशन मेंबर्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आरसीसी से ज्यादा आप इनको अहमियत यहाँ पे देते हैं. क्यों? The dead load or self weight of RCC structures causes the structure to stay mostly in compression. तो जो dead load आ रहा है आपके मेंबर में, उसकी वजह से जो आपका मेंबर है वो किस में रहेगा, कंप्रेशन में रहेगा. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डेड लोड कैसा लोड स्ट्रेस इंट्रोड्यूस करता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस इंट्रोड्यूस करता है, जैसे हमने यहाँ पे बनाया है. फिर क्या है कि उस पे टेंशन लगा या बेंडिंग स्ट्रेसेस इंट्रोड्यूस हुए लाइव लोड की वजह से. तो बेंडिंग स्ट्रेसेस में कुछ पोर्शन कंप्रेशन में होता है, कुछ पोर्शन टेंशन में होता है, ये हमने देखा है. पर जब आप इन दोनों स्ट्रेसेस को कंबाइन करते हैं तो आपके पास क्या आता है, रिजल्टेंट लोड, और वो सारा रिजल्टेंट लोड किस में है, कंप्रेशन में है.
ऑल्दो मैग्नीट्यूड वेरी कर गया है थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन कंप्रेसिव स्ट्रेस का, बट अल्टीमेटली कौन से नेचर का स्ट्रेस है आपके मेंबर पे? कंप्रेसिव स्ट्रेस है। तो वो कह रहा है कि द डेड लोड एंड सेल्फ वेट ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर्स कॉजेस स्ट्रक्चर टू स्टे मोस्टली इन कंप्रेशन। ज्यादातर ये किस में रहता है? कंप्रेशन में रहता है। टेंशन में अगर आएगा तो बहुत रेयरली आएगा, और हम अवॉइड करते हैं टेंशन अकर कराना आरसीसी मेंबर्स में। So structures which experience tension, we try to construct steel structures instead of RCC structures. तो जो structures में हमें पता है कि क्या आना है, टेंशन आना है, तो वहां पे हम RCC structures नहीं बनाते हैं, वहां पे हम क्या बनाते हैं? स्टील structures बनाते हैं, क्योंकि स्टील जो है वो टेंशन और कंप्रेशन दोनों ही इक्वली ले सकता है, और आरसीसी जो होता है वो टेंशन में वीक होता है। तो इसलिए जब भी आपको पता है कि इस पर्टिकुलर सेक्शन या मेंबर या स्ट्रक्चर में टेंशन इंट्रोड्यूस होनी है, तो वी गो फॉर स्टील स्ट्रक्चर्स इंस्टेड ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर्स। अब आता है, a member subjected only to axial tension is supposed to be the most efficient and economical member. क्यों? पहले तो वो बोलता है कि जो एक्सियल टेंशन अगर किसी मेंबर में आ रही है तो वो क्या माना जाएगा? मोस्ट एफिशिएंट और मोस्ट इकोनॉमिकल, क्योंकि एक ही टाइप की स्ट्रेस इंट्रोड्यूस हो रहा है। क्यों बोलते हैं हम इसको मोस्ट एफिशिएंट और मोस्ट इकोनॉमिकल? क्योंकि बकलिंग नहीं होगी बियॉन्ड यील्ड स्ट्रेस। आप पुल लगा रहे हो, पुल के अंडर वैसे भी बकलिंग नहीं होती है, बकलिंग जनरली कंप्रेशन के अंडर होती है। तो यहाँ पे अगर आप पुल लगा रहे हो, अगर आप यील्ड स्ट्रेस के बियॉन्ड भी चले गए, जो आपका मैग्नीट्यूड है वो यील्ड स्ट्रेस के बियॉन्ड भी चला जाता है, तो भी आपका एक्सियल टेंशन के अंडर मेंबर बकल नहीं करेगा। दूसरा, द क्रॉस सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म स्ट्रेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्सियल स्ट्रेस के अंडर जो हमारा स्ट्रेस रहता है, वो स्ट्रेस कैसी लाइन शो करता है? एक यूनिफॉर्म स्ट्रेस रहता है। तो ये रेड लाइन रिप्रेजेंट कर रही है कि जो स्ट्रेस है आपके मेंबर में वो कैसा है? यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन। तो जो भी आप क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं उसके हर पॉइंट पे इक्वल अमाउंट का स्ट्रेस एक्ट करेगा। इसको बोल देते हैं सिग्मा ए, क्योंकि एक्सियल स्ट्रेस एक्ट कर रहा था। तो अगर हर क्रॉस सेक्शन का पॉइंट एक ही स्ट्रेस पे लोडेड है, तो उससे क्या हो जाता है? यूनिफॉर्मिटी आ जाती है स्ट्रक्चर में, और आपका स्ट्रक्चर की लॉन्जेविटी जो लाइफ है वो इंक्रीज हो जाती है। Stress in an actually loaded tension member is given below. अब कैसे निकालते हैं हम स्ट्रेस? ये हम पहले भी स्ट्रक्चर मैकेनिक्स में कर चुके हैं। अगर आपको स्ट्रेस कैलकुलेट करना है ड्यू टू एक्सियल लोड, तो आपको क्या करना होगा? एक्सियल लोड डिवाइडेड बाय जो भी उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, आप उससे डिवाइड कर देंगे, आपके पास क्या आ जाएगा? स्ट्रेस आ जाएगा। तो जो भी लोड है डिवाइडेड बाय इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सियल स्ट्रेस। अब टेंशन मेंबर्स जो हैं वो क्या यूज करते हैं? बोल्ट्स यूज करते हैं मोस्टली। हम जब टेंशन मेंबर्स की बात करते हैं तो हम वेल्डेड या बोल्टेड कनेक्शन यूज कर सकते हैं, पर जब आप बोल्टेड कनेक्शन यूज कर रहे हैं तो आप क्या प्रोवाइड करेंगे? आप बोल्ट होल्स प्रोवाइड करेंगे, और जब आप बोल्ट होल्स प्रोवाइड करेंगे तो उसकी वजह से जो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया रिड्यूस हो जाएगा। बोल्ट होल्स क्या करेंगे? क्रॉस सेक्शनल एरिया को रिड्यूस कर देंगे। द प्रेजेंस ऑफ बोल्ट होल्स इन्फ्लुएंसेस द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। अब सिर्फ क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं रिड्यूस करा, इन्होंने क्या इन्फ्लुएंस कर दिया? स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन को भी इन्फ्लुएंस कर दिया। कैसे? स्ट्रेस क्या करता है? बोल्ट होल्स के आसपास कॉन्सेंट्रेट कर जाता है। जैसे हमने इस प्रीवियस फिगर में देखा था कि अगर बोल्ट होल्स ना हो तो स्ट्रेस कैसा है? यूनिफॉर्म है। पर क्योंकि हमने बोल्ट होल्स इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, तो अब हमारा स्ट्रेस यूनिफॉर्म नहीं हो पाया है। स्ट्रेस क्या करेगा? बोल्ट होल्स के पास कॉन्सेंट्रेट कर जाएगा कुछ इस तरीके से। तो अब यूनिफॉर्मिटी नहीं रही हमारे स्ट्रेस में, जो हमारे एक्सियल स्ट्रेस में अदरवाइज यूनिफॉर्मिटी थी। अगर आप इस पर्टिकुलर फिगर को देखें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं दो क्रॉस सेक्शन। एक क्रॉस सेक्शन है ये ग्रीन वाला, जिसे हम बोल रहे हैं ए, दिस इज ए क्रॉस सेक्शन। और एक क्रॉस सेक्शन है रेड वाला जिसमें हमारे बोल्ट होल्स भी आ रहे हैं। अगर आप देखें तो इसे हम बोल रहे हैं बी बी। अब ये जो
क्रॉस सेक्शन BB है इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करा गया है और ये बीच में जो ये एम्प्टी स्पेसेस हैं ये बोल्ट होल्स को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो और ऊपर वाला जो सेक्शन है वो एक ग्रॉस सेक्शन मतलब जहाँ पे कोई भी रिडक्शन नहीं हो रखा है, रिडक्शन नहीं हो रखा है, तो ये सेक्शन A को रिप्रेजेंट कर रहा है। टोटल सेक्शन यहाँ पे हमारे पास है। So the net section BB is more highly stressed than section AA. अब सेक्शन BB जो है क्योंकि इसमें बोल्ट होल्स हैं तो इसमें जो स्ट्रेस है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू जो स्ट्रेस आपका सिंपल क्रॉस सेक्शन में होना था, AA सेक्शन में होना था। So stresses in a tension member are calculated based on the minimum net cross sectional area available. तो जब भी आप स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे जैसे हमने अभी किया तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मिनिमम नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया तो हम ले रहे थे पर बोल्ट होल्स के केस में, बोल्टेड कनेक्शंस के केस में हम मिनिमम नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया यूटिलाइज करेंगे एक्चुअल स्ट्रेस डिटरमिन करने के लिए। अब एप्लीकेशंस देखते हैं टेंशन मेंबर्स की। तो ये तो हमने समझा कि टेंशन मेंबर्स में क्या हो रहा है, हम सिर्फ स्ट्रेस कैलकुलेट कर रहे हैं लोड अपॉन एरिया डिटरमिन करके। पर अब आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं टेंशन मेंबर्स, कौन कौन से ऐसे मेंबर्स हैं जहाँ पे प्योर या डायरेक्ट टेंशन आती है। तो बिल्डिंग ट्रस्ट, जो भी आपका रूफ ट्रसेस होते हैं उनमें मेंबर्स हैं जहाँ पे डायरेक्ट टेंशन आती है, टाई मेंबर्स उनको बोला जाता है। वैसे ही आपके टावर्स में, टावर्स आपने देखे होंगे कभी भी RCC के नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि एक तो हमें लाइट वेट स्ट्रक्चर चाहिए होता है और दूसरा इन मेंबर्स में टेंशन इंट्रोड्यूस हो जाती है जो RCC नहीं ले सकता। सिमिलरली ब्रिज ट्रसेस में भी टेंशन इंट्रोड्यूस होती है। गाइड स्टील स्टैक, तो ये गाय वायर्स हैं, इन वायर्स के हेल्प से हम इस पर्टिकुलर स्टैक को स्टेबल रख रहे हैं। तो इन वायर्स में क्या इंट्रोड्यूस हो जाती है, टेंशन इंट्रोड्यूस हो जाती है। वैसे ही अगर आप टॉल स्ट्रक्चर्स यूज कर देखेंगे या स्वेज इन स्ट्रक्चर्स में होती है वो देखेंगे, या बहुत सारे ऐसे हम स्टील स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिसमें हम डायगोनल ब्रेसिंग्स यूज करते हैं। तो ये जो ये मेंबर है जो हमने डायगोनली इंट्रोड्यूस किया है इसे क्या बोला जाता है, ब्रेसिंग मेंबर। ये एक्स ब्रेसिंग भी हो सकती है, अगर आप चाहें तो दोनों डायगोनल्स के अलोंग भी आप ब्रेसिंग यूज कर सकते हैं, आप सिंगल एक डायगोनल के अलोंग भी ब्रेसिंग यूज कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का स्ट्रक्चर है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में जनरली हम यूज करते हैं। नेक्स्ट इज लैटिस गर्डर। लैटिस गर्डर में भी आपके पास क्या आ जाते हैं, टाइज। और मैंने अभी आपको बताया टाई मेंबर्स आर सिंपली मेंबर्स व्हिच टेक डायरेक्ट टेंशन। और कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं अपने टेंशन मेंबर्स को, टैंक्स के केस में। जो अगर आपने ओवरहेड टैंक बनाना है तो जो उसका आप स्टैंड बनाएंगे या जो स्ट्रक्चर बनाएंगे उसको लिफ्ट करने के लिए, उसको हाइट प्रोवाइड करने के लिए, वो जनरली स्टील स्ट्रक्चर हो सकता है। और उस केस में भी आप क्या यूज करेंगे, ब्रेसिंग्स यूज करेंगे। और वो ब्रेसिंग्स में क्या आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा, इसलिए हम स्टील स्ट्रक्चर्स यूज करते हैं। सस्पेंशन ब्रिजेस में आप टेंशन मेंबर्स यूज करते हैं। केबल्स जो आप स्टे, ये जो यहाँ पे ये केबल, स्टे केबल्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये एक टाइप से एंकर कर रही हैं आपके पियर्स को। तो ये इन्हें भी क्या बोला जाता, इनमें भी क्या इंट्रोड्यूस हो जाता है, टेंशन इंट्रोड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट इज हैंगर्स सपोर्टिंग फ्लोर बीम्स। तो फ्लोर बीम्स या फ्लोर डेक्स जो है उनको सपोर्ट करने के लिए जो आप ये हैंगर्स इंट्रोड्यूस करते हैं इनमें भी क्या आती है, टेंशन आती है। तो ये वेरियस एप्लीकेशंस है, वेरियस जगहें हैं जहाँ पे आप टेंशन मेंबर्स को यूज कर सकते हैं। सो इन दिस लेक्चर वी डिस्कस्ड एन इंट्रोडक्शन टू टेंशन मेंबर्स and the various structures in which we can apply these tension members. So I hope this lecture was useful to you. Thank you and stay tuned for more.